कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज अपन आगे वाले जो चैप्टर हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। मैं बनवारीलाल भूगोल व्याख्याता। अपन आज पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आगे वाला प्रश्न है, मानव व्यवसायों के साथ बदलती प्रवृत्तियों को समझाइए। यह आपके मानव व्यवसाय के विकास के साथ बदलती हुई प्रवृत्ति है। यह आपका जो लेसन है, इस लेसन से पिछली साल यानी कि आपके प्रश्न आया है कि मानव व्यवसायों का वर्गीकरण कीजिए। तो इस वर्ष के प्रश्न आपकी यानी कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत यानी कि हो रहा है कि मानव व्यवसायों के साथ बदलती प्रवृत्ति, यानी कि जो मानव है वो जैसे जैसे विकास करता गया तो उसके साथ यानी कि किस किस प्रकार की प्रवृत्तियां बदली, यानी कि उसमें कौन कौन से यानी कि बदलाव हुए। तो मानव व्यवसायों में विकास की अगर बदलती प्रवृत्ति की अगर अपन बात करते हैं तो मानव व्यवसाय ने क्या किया कि मनुष्य पहले घुमड़कर था, अपना जीवन अपने जंगली अवस्थाओं में करता था। धीरे धीरे मनुष्य के अंतर्गत उसकी बुद्धि का विकास हुआ। जैसे जैसे मनुष्य में बुद्धि का विकास होता गया तो मनुष्य वैसे वैसे अपने विकास क्रम में यानी अपने विकास के क्रम को बदला गया। जैसे अपने बात करते हैं कि मनुष्य ने अपने विकास के क्रम यानी कि विकास के क्रम को कितने कालों में बांट दिया? 4 का। यानी मनुष्य का जो विकास हो रहा है वह कितने कालों में हुआ? 4 कालों में हुआ। पहला काल आता है इसमें प्रागैतिहासिक काल, यानी कि सबसे पुराना काल है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में क्या है कि मनुष्य बिल्कुल यानी कि एक अनभिज्ञ था। मनुष्य एक जिसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, जिसमें मनुष्य क्या करता था? सबसे पहले आखेट, यानी कि मनुष्य आखेट करता था। कहने का अर्थ है मनुष्य जंगली अवस्थाओं में रहता था, यानी मनुष्य आखेट करता था, वह जंगली अवस्थाओं में रहता था। यानी कहने का मतलब है वह जिस प्रकार से यानी कि एक अशिक्षित व्यक्ति रहता है मनुष्य उस प्रकार से रहता था। यानी कहने का मतलब इसको कैसे लिखेंगे इस उत्तर को कि मनुष्य के इस विकास के क्रम में मनुष्य सर्वप्रथम यानी कि आखेट करता था। आखेट करता था तो मनुष्य यानी कि किस अवस्थाओं में रहता था? मनुष्य जंगली अवस्थाओं में रहता था। कहने का अर्थ है उसके पास यंत्र, जब वो कृषि करता था तो कृषि करता तो उसके पास यंत्रों का अभाव, यानी कि उसके पास किसी प्रकार का कोई यंत्र नहीं था। जैसे अपन उस यंत्रों की बात करें तो नकुली डुंडी, जिसको अपन लकड़ी बोल सकते हैं, खुरपी बोल सकते हैं, या लकड़ी के जो यंत्र होते थे वह होते थे। यानी जो आधुनिकता के यंत्र है वह यंत्र नहीं थे। तो प्राचीन काल में क्या है, मनुष्य आखेट करता था, जंगली अवस्थाओं में रहता था। जब वह कृषि कार्य करता था तो उसके पास यानी कि यंत्रों का क्या था? अभाव था। आगे जब वो कृषि कौन सी करता था? कृषि वह झूमिंग कृषि करता था। झूमिंग का मतलब होता है कि वह स्थानांतरणशील कृषि करता था। स्थानांतरणशील कृषि का अर्थ होता है कि वह स्थान को बदल कर कृषि करता था। वह क्या करना? आखेट किया था। उस आखेट करते करते उसने क्या किया? इस पशुओं को उसने क्या बनाना शुरू कर दिया? जो भी जानवर थे उस जानवरों को उसने क्या करना? बना कर दिया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। और उसके जो निवास स्थान थे वह क्या थे? अस्थायी। यहाँ पर आपको एक काल के अंतर्गत इसको शॉर्टकट में मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रागैतिहासिक काल में क्या लिखना कि मनुष्य एक जंगली अवस्थाओं में रहता था। मनुष्य जंगली अवस्था में रहता था तो आखेट करता था। जब वो आखेट करता था तो जो जानवर थे उस जानवरों को उसने क्या कर लिया? पालतू बना लिया। जब उसने जानवरों को पालतू बना लिया तो उसने कौन सी कृषि? झूमिंग कृषि करना प्रारंभ कर दी, यानी स्थानांतरणशील कृषि करना प्रारंभ कर दिया। जब उसने स्थानांतरणशील कृषि करना प्रारंभ किया तो उसके पास यंत्र नहीं थे। जो भी लकड़ी थी, नकुली डंडी थी, खुरपी थी, उनसे उसने क्या किया? अपना कार्य करना प्रारंभ किया। यह है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि मनुष्य जंगली अवस्थाओं में आखेट करता, झूमिंग कृषि करता, जानवरों को पालतू बनाना, यह होता है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में क्या है कि मनुष्य कृषि और पशुपालन, यानी कि पहले वाले प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उसने पशुओं को, जानवरों को पालतू बनाया। फिर क्या किया कि प्राचीन काल में कृषि और पशुपालन दोनों को यानी कि साथ करने लगा। कृषि भी करने लगा। कृषि कौन सी करने लग गया? स्थायी कृषि करने लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अस्थायी कृषि करता था। कौन से काल में? प्रागैतिहासिक काल में। प्राचीन काल में उसने कृषि का क्या किया? स्थायी किया। तो उसने पशुओं को क्या करना?
पालना शुरू कर दी। इस काल में, प्राचीन काल में कृषि और पशुपालन दोनों क्या हुआ, साथ किया जाने लगा। दूसरा है कि इसका जो निवास स्थान था, कौन से काल में, प्राचीन काल का जो निवास स्थान था वह स्थायी हो गया। स्थायी क्यों, क्योंकि उसने कृषि और पशुपालन दोनों कार्य साथ करने लग गया। फिर क्या है कि जो कृषि था वह अपने जो पालतू पशु बने उन पशुओं से क्या करने लगा, यानी कि अपने हल चलाने लगा बैलों की सहायता से। जो पशु पालने लगा उनसे, यानी कि हल, कृषि को जोतता था हल से, वह बैलों की सहायता से। कौन सी में, प्राचीन काल में हल और बैलों की सहायता से कृषि कार्य करता था। आगे वाला है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेता था। यानी प्राचीन काल में मनुष्य की जो आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं को पशुओं के द्वारा, कृषि के द्वारा, यानी कि क्या करता था, आसानी से कर लेता। जब अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद में, जब उसको क्या हुआ, जब उसकी आवश्यकता करने के बाद में अगर जो बच जाते, जो भी उनकी आवश्यकता के बाद में जो उस पैसे बचते, उनसे क्या करते थे, अपनी कलात्मक वस्तुओं की पूर्ति करते थे। यानी अपने घरों को सजाते थे, कलात्मक वस्तुओं की पूर्ति करते थे। और प्राचीन काल में एक ऐसा काल है, प्राचीन काल एक ऐसा काल है जिसमें प्राचीन और रोम की सभ्यता पनपी। यहाँ पर एक प्रश्न आपका छोटा बन सकता है कि प्राचीन काल, कौन से काल में यूनानी व रोम की सभ्यता पनपी। तो कौन से काल के अंतर्गत पनपी, आपकी प्राचीन काल के अंतर्गत बने। इस काल में, प्राचीन काल में धीरे धीरे आपसी व्यापार की शुरुआत हुई। तो प्राचीन काल के अंतर्गत क्या लिखना है कि प्राचीन काल के अंतर्गत कृषि और पशुपालन दोनों यानी कि साथ साथ किया जाने लगा। अपना जो निवास स्थान था उसने स्थायी बनाकर रह जाने लगा। हल और बैलों, यानी कि जो कृषि कार्य करता था हल की सहायता से, हल किसको होता थे, बैलों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की क्या करते थे, पूर्ति करते थे। यह एक ऐसा काल है, कौन सा, प्राचीन काल एक ऐसा काल है जिसमें यानी कि यूनानियों और रोम की जो सभ्यता है ये क्या हुई, पनपी। कौन से काल में, प्राचीन काल में। तीसरा काल आता है मध्यकाल। मध्यकाल की शुरुआत कब मानी जाती है कि जब 600 से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो काल था उस काल को कहा जाता है मध्यकाल। मध्यकाल किसको कहते हैं, 600 से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो काल है उसको कहा जाता है मध्यकाल। आपको परीक्षा में पूछ रही मध्यकाल क्या होता है, यानी 600 से लेकर 15 ईस्वी तक का जो काल है उसको कहा जाता है मध्यकाल। आगे है मध्यकाल में जो जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का क्या हुआ, प्रचलन। यहाँ पर आप एक थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इस काल में यूनानी और रोम की सभ्यता पनपी, मध्यकाल में क्या हुआ, मध्यकाल में यानी कि तो जागीरदारी और सामंतवादी यानी कि प्रथा का क्या हुआ, प्रचलन। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से काल के अंतर्गत जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का क्या हुआ, प्रचलन। तो कौन से काल के अंतर्गत हुआ, यानी कि मध्यकाल में। आगे वाला है कि इस काल में, कौन से काल में, मध्यकाल में यानी कि व्यापार का बड़ा बदलाव आया। यानी कि मध्यकाल के अंतर्गत व्यापार का बड़ा बदलाव, जो अपना पीछे आया था प्राचीन काल में व्यापार की शुरुआत हुई थी, मध्यकाल में व्यापार में बड़ा बदलाव आया था। और क्यों आया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो भी वस्तु तैयार होती थी, जो माल था उस तैयार किए हुए माल को कहाँ भेजा जाता था, नगरों के अंतर्गत भेजा जाता था। जब व्यापार होने लगा तो कौन सा व्यापार हुआ, कुटीर और यानी कि उद्योगों का यानी कि सार्वजनिक व्यापार हुआ। तो मध्यकाल की अगर अपन बात करते हैं कि मध्यकाल क्या है, तो मध्यकाल 600 से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो काल है उसको मध्यकाल कहा जाता है। इस काल के अंतर्गत सामंतवादी और यानी कि जागीरदारी प्रथा का प्रचलन हुआ। इस काल के अंतर्गत जो व्यापार था उसका यानी कि बड़ा बदलाव आया और व्यापार के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी जो माल था उसको तैयार करके नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत भेजा जाता था। जब उसको भेजा जाता था तो किसका, कुटीर और उद्योगों का यानी कि सार्वजनिक यानी कि विकास हुआ। कौन से काल में, मध्यकाल में। अब बात आती है आपकी आधुनिक काल की। चौथा आपका काल आता है आधुनिक। आधुनिक काल का मतलब है 15वीं सदी से वर्तमान तक का जो काल है, यानी 15वीं सदी से लेकर वर्तमान तक के काल को क्या कहा जाता है, आधुनिक काल। इस काल में क्या हुआ है कि तकनीकी हुई, खोज, आविष्कार आदि का यानी कि इसमें विस्तार हुआ है आधुनिक काल में। आधुनिक काल को एक तकनीकी का विकास भी कहा जाता है। कौन से काल को कहा जाता है, तकनीकी के विकास को। और आधुनिक काल में तृतीय, चतुर्थ और पंचम यानी कि व्यवसायों की क्या हुई, शुरुआत। आपको पीछे अभी देखा होगा मध्यकाल में, यानी मध्यकाल में कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है, आधुनिक काल में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ यानी कि
तृतीय से लेकर यानी कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम। आपने देखा होगा द्वितीय, द्वितीय का मतलब होता है विनिर्माण। वह कौन से काल में हो गया? मध्य काल के अंतर्गत। तो आधुनिक काल के अंतर्गत तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसायिक कार्यों की क्या हुई है? शुरुआत। 19वीं शताब्दी में कृषि में अनेक सुधार हुए, यानी कि कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में, यानी कि आधुनिक काल। इसमें कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में कृषि में अनेक सुधार हुए। क्यों हुए? क्योंकि इसके अंतर्गत उन्नत यानी कि बीज, उन्नत यानी कि बीज, खाद आदि का यानी कि अच्छे अपन को बीज मिलने लगे, कीटनाशक दवाइयों का विस्तार होने लग गया, जिससे क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के बाद कृषि में क्या हुआ? अनेक प्रकार से सुधार हुआ। यह अपना प्रश्न था मानव विकास यानी मानव जो व्यवसाय है उसके साथ बदलती हुई प्रवृत्तियों का क्रम, यानी मनुष्य के विकास का क्रम किस प्रकार से बदला गया। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मनुष्य जंगली अवस्थाओं में। प्राचीन काल, इसमें मनुष्य का आवास स्थान स्थायित्व हो गया, यानी कहने का मतलब क्या है कि कृषि और पशुपालन दोनों। मध्यकाल 600 से लेकर 1500 ईस्वी तक का काल आधुनिक काल को कहा जाता है, यानी कि 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक का जो काल है उसको कहा जाता है आधुनिक काल कहा जाता है। आगे वाला एक प्रश्न आता है 42, चलवासी और वाणिज्य पशुपालन में तुलना। परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाता है? चलवासी और वाणिज्य पशुपालन में तुलना कीजिए निम्न शीर्षकों के आधार पर। अपन को पॉइंट देता है, उसके आधार पर वर्णन करवाता है। आप एक है चलवासी और एक है वाणिज्य पशुपालन। चलवासी का मतलब है कि पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना, यानी कि उसको चराना। क्यों चराते हैं? ऋतु के अनुसार उसको यानी कि लेकर जाते हैं। वाणिज्य पशुपालन यानी कि व्यापार की दृष्टि से किए जाने वाले पशु का पालन, उसको कहते हैं वाणिज्य पशुपालन। पहला है जीवन निर्वाह, यानी चलवासी पशुपालन क्यों किया जाता है कि मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए चलवासी पशु चारण किया जाता है। यानी चलवासी यानी पशुओं को चारने, यानी पशुओं क्यों चराते हैं? अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए चलवासी पशु चारण। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर, यानी कि चलवासी जो पशु चारण है यह अपना स्थान ऋतुओं के अनुसार बदलता है। जब ये अपना स्थान ऋतुओं के अनुसार जब ये बदलता है तो ये क्या कौन सी वनस्पति खाते हैं? ये प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहते हैं, यानी कि प्रकृति की जो वनस्पति होती है उसको ही यानी ये खाता है। चलवासी पशुचारण की आगे वाली है कि इसको पुरानी विधि, यानी चलवासी पशुचारण जो किया जाता है पुरानी विधि से किया जाता है, यानी इसमें कोई आधुनिक तकनीकी विधि नहीं है। यानी कि पशुओं को चराना है, पशुओं को लेके दूसरे स्थान पर, वहां वनस्पति खत्म, आगे वाले स्थान पर ले गए, यानी कहने का मतलब क्या? पुरानी विधि। आगे वाला है कि ऋतुओं के अनुसार पशुचारण, यानी कि ऋतुओं के अनुसार, जैसे शरद ऋतु, जैसे आपकी बसंत ऋतु, तो ऋतुओं के अनुसार यानी कि पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। यह आपकी चलवासी पशुचारण है। चलवासी पशुचारण का मतलब है कि पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जाता है। ये क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होती है। यह पशुओं को चराने की बहुत ही पुरानी विधि होती है। ऋतुओं के अनुसार पशुओं का क्या किया जाता है? चारण किया जाता है। आगे आती है कि यह अफ्रीका है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? अफ्रीका, ईरान, इराक, इसके अंतर्गत चलवासी जो पशुचारण है ये ईरान, इराक और अफ्रीका के क्षेत्रों के अंतर्गत चलवासी पशुचारण किया जाता है। अब आते हैं कि कौन से पशु होते हैं? इसमें गाय है, बकरी है, भेड़, ये यानी कि प्रमुखता रूप से क्या होते हैं? पशु। कौन से में? चलवासी पशुचारण में गाय, बकरी और भेड़। अब आती है वाणिज्य पशुपालन। वाणिज्य पशुपालन क्या होता है? ज्ञान व तकनीकी यानी विधि से, तकनीकी से, यानी कि वाणिज्य पशुओं का पालन किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर पशुओं का अगर अपन पालन करते हैं तो पशु को ज्ञान पर आधारित होता है, तकनीकी से यानी कि विधि के द्वारा पशुओं को यानी कि अपन पालते हैं। कैसे पालते हैं? जैसे मैंने आप उदाहरण के बताया कि पशु को रखना है, उसको चारे की व्यवस्था करनी है, उसको यानी कि पानी की व्यवस्था करनी है, उसको अलग से दूध की व्यवस्था करनी है। यानी कहने का मतलब है ज्ञान और विधि से यानी कि उसको एक तकनीकी के माध्यम से किया जाता है। आगे वाला है प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर नहीं। ये जो वाणिज्य पशुपालन है ये प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर नहीं है, यानी प्रकृति की जो वनस्पति है उस पर निर्भर नहीं है। अब ज्ञान और तकनीकी अगर पशुओं का पालन किया जाएगा तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। और उसका किस विधि के द्वारा यानी वाणिज्य पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से यानी वैज्ञानिक चलवासी ने बताया था यानी कि उसको पुरानी विधि से,
इसको वैज्ञानिक ढंग से यानी वैज्ञानिक विधि के द्वारा वाणिज्य यानी कि पशुपालन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी ज्ञान और विज्ञान यानी विधि के द्वारा इसको पशुओं का पालन प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर होती है। पूंजी की यानी कि अधिक आवश्यकता होती है, इसको वैज्ञानिक ढंग से इसको किया जाता है। इसके क्षेत्रों के नाम है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसके अंतर्गत प्रमुखता रूप से जो वाणिज्य पशुपालन है ये डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और इसमें प्रमुख पशुओं का नाम आता है गाय और भैंस। इसके अंतर्गत आता है गाय, बकरी और भेड़। आगे वाला प्रश्न है, आदिम स्थायी कृषि जीवन निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। आदिम यानी पुरानी जो स्थायी कृषि है और जीवन निर्वाह जो कृषि है उसमें अंतर बताना है। आदिम और जीवन निर्वाह। आदिम कृषि क्या होती है, यानी पुरानी, इस कृषि को यानी कि पुरानी विधि भूमि को साफ करके जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं आदिम कृषि। यह अस्थायी होती है। जीवन निर्वाह कृषि होती है स्थायी कृषि, यानी कि ये जो खेत होते हैं, जो फार्म होते हैं, वह क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। दूसरे, उपलब्ध जल में सिंचाई के रूप में उपयोग। जब भी आदिम एक ऐसी कृषि है जिसमें अगर जब भी इसको जल की आवश्यकता पड़ती है कृषि को, तो इसको क्या किया जाती है, पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है सिंचाई के रूप में। इसमें क्या होता है, भूमि का गहन उपयोग, यानी कि प्रमुख रूप से भूमि का अत्यधिक यानी कि उपयोग किया जाता है। आदिम कृषि में है कि कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। आदिम कृषि के अंतर्गत कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं। जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या है कि सिर्फ और यानी कि वर्ष में 2 या 3 फसलें पैदा की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत कहने का मतलब है कि इसमें कृषि पर ही जोर दिया जाता है, पशुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे वाला है कि जुताई और परिवहन, यानी कि जो आदिम जो कृषि है वह पशुओं के द्वारा जुताई की जाती है। पशुओं को यानी कि परिवहन के रूप में क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इसमें आता है भारत, इंडोनेशिया प्रमुख रूप से, यानी कि जो आदिम कृषि है इसमें भारत है, इंडोनेशिया प्रमुख रूप से जो क्षेत्र है भारत और इंडोनेशिया। जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या, अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, अच्छी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि भूमि का क्या किया जाता है, गहन उपयोग। आगे सी के अंतर्गत आता है कि जो जीवन निर्वाह जो कृषि है इसका 2 प्रकार है। एक प्रकार है चावल प्रधान, दूसरा है गेहूं प्रधान। चावल प्रधान कृषि क्या होती है कि जिसके अंतर्गत प्रमुखता रूप से किसको उगाया जाता है, चावल को उगाया जाता है। गेहूं प्रधान जिसके अंतर्गत यानी कि चावल व गेहूं दोनों को यानी कि इसके अंतर्गत यानी कि चावल व गेहूं दोनों प्रमुख फसलों को इसके अंतर्गत उगाया जाता है। आगे वाला प्रश्न है, बागाती कृषि और मिश्रित कृषि में अंतर बताएं। यानी बागाती कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है। बागाती कृषि का मतलब है कि जो फल और बागान, यानी कि बागाती कृषि के अंतर्गत फल और बागानों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या है कि कृषि और पशुपालन दोनों का साथ साथ किया जाता है पालन। इसमें भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। बागाती कृषि में इसकी पूंजी की क्या आवश्यकता होती है, कम होती है। ये इस कृषि के अंतर्गत इलायची, रबड़, गन्ना इनका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है बागाती कृषि में। ये महानगरों के यानी कि क्या की जाती है, सभी की जाती है। इस कृषि के अंतर्गत यानी कि मलेशिया, चीन, ब्राजील इन क्षेत्रों के अंतर्गत बागाती कृषि, मलेशिया है, चीन है, ब्राजील इन क्षेत्रों में बागाती कृषि की जाती है। इस कृषि के अंतर्गत यानी मिश्रित कृषि के अंतर्गत कुशल और योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि और पशु दोनों की देखरेख के लिए इस कृषि में यानी मिश्रित कृषि में भेड़, बकरी, सुअर आदि का पालन किया जाता है। इसमें खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। जो आपका है मिश्रित कृषि इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। आगे वाला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग का बताते हुए उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण का मतलब होता है किसी वस्तु का यानी कि दोबारा बनाना, अर्थात कहने का अर्थ है उसका रूप परिवर्तन करना। यानी विनिर्माण का मतलब है किसी वस्तु को दोबारा बनाना या यानी उस वस्तु का यानी कि रूप परिवर्तन करना। उस वस्तु का रूप परिवर्तन क्यों करते हैं, क्योंकि उसके मूल्य में क्या हो जाए, वृद्धि हो। आगे आता है विनिर्माण उद्योगों का, यानी विनिर्माण जो उद्योग है उसका वर्गीकरण करना है। जो आकार के आधार पर, यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि आकार के आधार पर यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आकार के आधार पर 3 प्रकार के, एक कुटीर उद्योग है, दूसरा आपका छोटे पैमाने का उद्योग है, तीसरा यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग है।
आगे है कि कच्चे माल पर आधारित, इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कृषि पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताइए, खनिज पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताइए, रसायन पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम, वनों पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम, पशुओं पर आधारित, जैसे पशुओं पर आधारित दो उद्योगों के नाम पूछता है तो इसके अंतर्गत चमड़ा उद्योग है, डेयरी उद्योग है, जैसे आपके कृषि पर आधारित उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कि आपके चीनी उद्योग है। तो खनिज का मतलब है खनिज कच्चे माल पर आधारित, जहां पर कच्चा माल मिलता है उससे तैयार को माल करके यानी कि क्या बना जाता है वस्तु। कृषि है, खनिज है, रसायन है, वनों पर आधारित और पशुओं पर आधारित। आगे वाला है स्वामित्व पर आधारित उद्योग, यानी इसके अंतर्गत है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के। सार्वजनिक का मतलब है सबका देगा, निजी का मतलब है अपने खुद का, और संयुक्त का मतलब है दो, यानी सार्वजनिक और निजी दोनों का यानी कि मिलावा होना चाहिए। आगे वाला प्रश्न है उद्योगों की अवस्थिति, यानी किसी भी उद्योग को अगर अपन स्थापित करते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जिसमें आता है कच्चा माल, यानी किसी भी उद्योग को अगर अपन स्थापित करते हैं, जैसे चीनी उद्योग को स्थापित करते हैं तो अपन को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गन्ने की। शक्ति के साधन, परिवहन व संचार, शक्ति के साधन के अंतर्गत जैसे आपकी विद्युत की है, इसमें आपकी और भी शक्ति जैसे पेट्रोल है, डीजल है। परिवहन और संचार के साधन की आवश्यकता, बाजार, कुशल पूंजी, जल आपूर्ति। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ये वस्तु जहाँ पर है वहाँ पर उद्योग स्थापित हो सकता है, जहाँ पर ये कच्चा माल नहीं है वहाँ पर उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। यानी उसको क्या कर रहे हैं, किसी भी उद्योग को अगर अपन स्थापित करते हैं तो उसको क्या करते हैं, प्रभावित, यानी कि प्रभावित करता है। जहाँ कच्चा माल है वहाँ उद्योग स्थापित हो जाएगा, जहाँ कच्चा माल नहीं है वहाँ उद्योग स्थापित नहीं होगा। शक्ति के साधन, जहाँ शक्ति के साधन अपन को मिल रहे हैं वहाँ पर उद्योग स्थापित हो जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ शक्ति के साधन के उत्पादन नहीं होगा। आगे वाला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बताइए, यानी किसी भी व्यापार में, यानी अंतर्राष्ट्रीय अगर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में किए जाने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके आधार क्या है, यानी राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। अगर किसी राष्ट्र में संसाधन है, संसाधन अगर भिन्नता होगी तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाएगा। जनसंख्या कारण, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहाँ पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक किया जाएगा, जिसके दो है सांस्कृतिक और जनसंख्या। आगे वाला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष कौन से, किसके द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। व्यापार का परिणाम, व्यापार का संयोजन, व्यापार की दिशा, व्यापार का संतुलन। और आगे वाला प्रश्न है 49 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार हैं, एक द्विपार्श्विक, दूसरा है बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब है कि दो देशों के अंतर्गत किया जाने वाले, दो राष्ट्रों के बीच में किए जाने वाले को द्वि, और बहु का मतलब है बहुत से राष्ट्रों के बीच में किए जाने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, बहुपार्श्विक व्यापार। आज अपने भूगोल का एक पार्ट यानी कि मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, जो 28 अंक का था, उसके अंतर्गत अपने 11वें लेसन तक, यानी कहने का अर्थ है पर्यावरण प्रदूषण के पार्ट को छोड़ के, यानी कि अपन ने 11वें लेसन तक अपन ने अध्ययन कर लिया। यानी कहने का अर्थ है 28 अंकों का अपन ने अध्ययन कर लिया है। पार्ट संख्या नंबर 5 अपन कल यानी कि जो आगे वाली जो सेकेंड पार्ट है अपने बुक का, उसका अध्ययन करेंगे 5वें पार्ट में।